हेलो दोस्तों, देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं इन राष्ट्रीय आय के बारे में। देखो, इकोनॉमिक में अगर हम पढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय आय ही ना पढ़े तो हम क्या ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को यार ऐसे तरीके से तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा। सही में एक बार पढ़ोगे लाइफ टाइम याद रहेगा। तो बिना टाइम के वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम। अब क्या चीज़ है ये, क्या भला है, आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है राष्ट्रीय आय? तो एक देश में एक वर्ष में सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य। ठीक है, तो उसमें दो वर्ड हाईलाइटेड होंगे। देखो, दो वर्ड, एक तो इसमें है अंतिम वस्तु और सभी नागरिक। ठीक है, तो मान लिया ये हमारी कंट्री है। ठीक है, ये हमारी कंट्री है। हमने इस बाउंड्री के अंदर जितना भी उत्पादन किया है, तो एक वर्ष में सभी नागरिकों द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। भारत में भारत की है। भारत में सभी नागरिकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु है उसका जो मूल्य है वही हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। अब नेशनल इनकम में क्या क्या जोड़ सकते हैं भारत में? किसान आ सकता है, फैक्ट्री वर्कर आ सकते हैं, भाई अध्यापक आते हैं, और हाउस में भी कुछ आ सकते हैं। कोई भी हाउस में लाइक कोई सर्वेंट है, कुछ भी है, कोई जो कमा रहा है देश में कमा रहा है और अंतिम वस्तु है, तो उसको ही हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब वो वर्ड था इसमें अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु वर्सेस मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? तो वस्तु दो टाइप की होती है, एक होता है अंतिम वस्तु और दूसरा होता है मध्यवर्ती वस्तु। सबसे पहले बात करते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आप गए होटल में बढ़िया मस्त, ठीक है, आपने ली चाय की चुस्की, ठीक है, तो वो चाय है वो एक अंतिम वस्तु है। लेकिन भाई फीकी चाय कौन पीता है? उसमें जो चीनी है वो मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर तुम अंतिम वस्तु का भी पैसा लोगे, मध्यवर्ती वस्तु का भी पैसा लोगे, अब अंतिम वस्तु में चीनी तो ऑलरेडी है ना, अंतिम वस्तु में चीनी तो ऑलरेडी है ना, तो चीनी का पैसा तुम दोबारा नहीं ले लोगे जब तुम अंतिम वस्तु का और मध्यवर्ती वस्तु का दोनों का अलग अलग लोगे। तो इसलिए अंतिम वस्तु से ही जो है हमारी नेशनल इनकम काउंट होती है। तो दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैक्ट्स। सबसे पहले भारत की पहली गणना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले हमारे दादा भाई नौरोजी ने की थी। हमारे दादू साहब थे, दादू साहब ने क्या किया, 1867 से लेकर के 68 तक इन्होंने एक बुक लिखी है जो बड़ी फेमस है। इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, इस बुक का नाम हर किसी को पता है, ये वारंटी है। तो बुक का नाम क्या है? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने द ट्रेन ऑफ वेल्थ दिया, यानी कि हमारा पैसा, हमारा भारत का पैसा कैसे पलायन हो रहा है, कैसे उड़ के यूके के पास, उस इंग्लैंड के पास जा रहा है। तो वो कौन सी बुक में था? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में दिया है। तो पैसों को एक तरीके से कैसे अंग्रेजों ने लूटा, वो चीज़ इस वाली बुक में दी गई है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पर। अब यह काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क? तो नेशनल आय की गणना हम तीन तरीके से कर सकते हैं। भाई हमें एक तरीका नहीं याद हो रहा और इन्होंने तीन तीन तरीके दे दिए, करना पड़ेगा यार। चलो करते हैं। सबसे पहले आता है उत्पादन विधि, यानी कि आउटपुट मेथड क्या है? तो सभी अंतिम उत्पादों का बाजार मूल्य। अब अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है? फ्रूट्स हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, कार हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है। तो जीडीपी इक्वल टू उत्पाद का मूल्य। उसके बाद आय विधि, तुम जितना कमाते हो, अब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ के नौकरी लगेगा, नौकरी लगा के इनकम आएगी, उस इनकम को ही आय कहते हैं। तो सभी भारतीय नागरिकों की कुल आय आय विधि कहलाती है। चाहे वो किसान हो, खेती से कमा रहा है, मजदूर मजदूरी से कमा रहा है, पैसा कमाता है, और व्यापारी भी कमा लेता है, तो उस सभी को हम आय विधि में जोड़ते हैं। कुल व्यय विधि, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इसमें कुल खर्च आता है। जैसे एक परिवार गया भैया शॉपिंग करने, लूट के ले आया बेचारे को, तो इसने जो व्यय किया शॉपिंग पे, वो वाला व्यय। बिजनेस मशीन पर जो हम सरकार रोड बनाती है, रोड के लिए वो है ना बुलडोजर, उस पर जो व्यय करते हैं हम वो चीज़। गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने में व्यय करती है, एक्सपोर्ट शिप बनाने में, लाने में, ले जाने में। तो यानी कि जेब से खर्चा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो व्यय मतलब खर्चा किस चीज़ पे कर रहे हैं, तो व्यय विधि। तो सबसे पॉपुलर कौन सी है? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो तीनों ही तरीके हैं नेशनल आय के नापने के। उसके बाद बात करते हैं कुछ टर्म्स। सबसे पहले आता है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म आती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, ग्रोस का मतलब होता है सकल, सकल का मतलब होता है कुल, टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, यानी कि घर के अंदर। हमारा घर है भारत, तो भारत के अंदर कुल प्रोडक्ट कितना उत्पादन हुआ, उसको ही हम बोलेंगे भैया जीडीपी। तो सीमा के भीतर होती है, सीमा से बाहर नहीं। हैदर सीमा नहीं, ये भारत की सीमा की बात होती है इधर। ठीक है, तो भारत की सीमा के भीतर हमने जितना भी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लाए, कुल घरेलू उत्पाद लाए, उसको ही हम कहेंगे जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक टर्म आती है जीएनपी, जिसको बोलते हैं जीएनपी। इसका मतलब क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अब डोमेस्टिक की जगह आ गया है नेशनल, तो नागरिकों के लिए ये वर्ड आया है। ठीक है, डोमेस्टिक भारत की सीमा के लिए आया था और नेशनल नागरिकों के लिए आया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सीमा से मतलब नहीं है। जैसे ये हमारा इंडिया कंट्री है और दूसरा हमारा यूएसए का एक कंट्री है। ठीक है, कुछ व्यक्ति इधर काम करता है इंडिया का, कुछ व्यक्ति इधर काम करता है इंडिया का, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, तो ये क्या है, हमारी सीमा से बाहर है। तो सीमा से बाहर होकर के कमा रहा है और सीमा में रहकर भी कमा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। आई होप समझ में आ गया होगा। बोलो जय हो।
तो ग्रॉस नेशनल क्या है, सीमा की बाध्यता नहीं होती, बाध्यता सिर्फ नागरिक की होनी चाहिए। भारत का नागरिक को कहीं भी कमा रहा हो, कहीं से भी लूट रहा हो, डजंट नॉट प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो यहाँ पर आता है एनएनपी। एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट का मतलब क्या होता है, जहाँ भी नेट आएगा ना तो समझ लेना उसमें से कुछ माइनस करना है। माइनस क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, घिसावट माइनस कर। भाई देखो तुम लाए एस, एस मतलब सुजुकी चमचमाती रेड कलर की लेके आ गई, और रेड कलर की ऊपर से ले ली। तो भाई मैंने ले ली, चलो मैंने 10 लाख की एक कार ली, 1 साल बढ़िया पे ली चलाई, घिसावट के बाद उसकी कीमत 8 लाख रह गई, 2 लाख का चूना लग गया। नहीं, उसी चूने को हम घिसावट कहते हैं। अब 1 साल जब हम इसको बेचेंगे तो ये 10 की नहीं बिकेगी रे बाबा, 2 साल माइनस होकर बिकेगी तो 8 की बिकेगी नहीं। तो ये जो 2 का लॉस हुआ है इसी को ही घिसावट कहा जाता है, डिप्रिकेशन कहा जाता है। और जब हम ये वाला घटा देते हैं तो एनएनपी निकलते हैं, यानी कि नेट निकल जाता है। तो एनएनपी हमारा हुआ 8 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटल इनकम क्या होती है। तो कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। मान लो तुम्हारे ये तुम्हारा इंडिया है, इस इंडिया में तुम्हारा 140 करोड़ आदमी रहता है, ठीक है। इसमें से 40 एक आदमी मान लिया 5 रुपये कमाता है, ठीक है। तो मान लिया सभी आदमी ऐसे ही मिल करके इंडिया के कुछ भी कमाते हैं, XYZ रुपये उन्होंने कमाया, जितनी भी उनकी इनकम है और जितनी भी 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है उससे भाग दे दो, यानी कि जितना भी कुल कमाया टोटल जनसंख्या से भाग दे दो, तो तुम्हारा निकल जाएगा क्या, प्रति व्यक्ति कैपिटल, ठीक है। अगर आय मान लिया 1000 है और 10 लोग की है, 1000 आय हो गई, बंदे कितने हैं 10, काटा पीटी मचा दो तो 100 रुपया तुम्हारा पर कैपिटल इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। इतिहास की बातें चलते हैं राष्ट्रीय आय को लेकर। सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, जरा पीछे चलें, ये रहा स्वाहा। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादू ने की थी 1867 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में करी थी। उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने तो आड़ा बाड़र कर दी, मतलब कुछ नहीं सेंस लगाया, कर दी जैसे तैसे। उसके बाद एक आया साइंटिस्ट टाइप का आदमी, उसने लॉजिक लगाया, हर चीज़ लगाया, डॉक्टर VKRV राव 1931 से 32, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय समिति कब बनी, इंपॉर्टेंट है 1949 में बनी, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ठीक है। इसके अध्यक्ष महानबोलिस थे, PC महानबोलिस, जो कि दूसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी रह चुका है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुई थी, अध्यक्ष के PC महानबोलिस थे। इनके सुझाव पर CSO बना भी। CSO क्या बला है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। तो वर्तमान में गणना प्रेजेंट डे कैलकुलेशन कैसे होती है और कौन करता है, NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, ठीक है। और सांख्यिकी और कार्यकाल मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। अब आधार वर्ष से भी क्वेश्चन बन चुका है। आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या है, तो याद रखना हमारा जो आधार वर्ष है 2011 से 12 है, ठीक है। यानी कि जो हम GDP की गणना करते हैं वो इस बेस ईयर पर करते हैं। आधार वर्ष स्थिर कीमतों के लिए उपयोग किया जाता है ताकि तुलना की जा सके। जैसे 2011 में दूध 30 रुपया था, 2024 में 60 रुपया था, तो कंपेयर करेंगे कितनी GDP है, ठीक है। अगर गणना 2011 के आधार पर न हो तो वास्तविक आय है, न कि नाममात्र आय। अब ये रियल इनकम और नॉमिनल इनकम ये क्या भला है, समझ लेते हैं एक लाइन में। जो रियल इनकम है वो 2011 पर बेस होगी, यानी कि आधार वर्ष पर, और जो नाममात्र की इनकम है वो करंट वर्ष पर बेस होगी, ठीक है। जो चल रहा है अभी 2016 के आधार पर कैलकुलेट करें तो नॉमिनल, और 2011-12 पर करें तो रियल, ठीक है। तो नेशनल आय का आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। लगाइए क्वेश्चन मज़े मज़े में, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें बची हुई है, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।